बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। एक सवाल जो पिछले 2-3 दिन से बहुत गर्दिश कर रहा है, हर तरफ पूछा जा रहा है, हर एक की ज़बान पर यह सवाल है। ओवरसीज़ पाकिस्तानी भी मुझे मैसेज कर करके फ़ोन कर करके पूछ रहे हैं, क्या हुकूमत जा रही है? क्या हुकूमत के जाने की बातें दुरुस्त हैं? ख़ास तौर पर फैसल वाडा साहब की तरफ से गुफ्तगू होने के बाद, उनकी जानिब से इंकशाफात किए जाने के बाद, कंटेनर के अंदर या कंटेनर के ऊपर की बातें किए जाने के बाद ये चमगोइयाँ बढ़ गई हैं और सवाल हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। क्या 19 तारीख को जब ये दस्तखत हो जाएंगे, कल यानी कि जब दस्तखत हो जाएंगे, उसके बाद शहबाज सरकार के काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। और जिस तरह से बहुत सी बातें फैसल वाडा साहब ने की हैं और ये तासुर दिया है कि पंजाब हुकूमत की करप्शन की फ़ाइलें इदारों के पास मौजूद हैं और ये फ़ाइलें उनके गले का फंदा बनने वाली हैं और एक भौचाल आने वाला है पाकिस्तान की सियासत में। क्या ये बातें दुरुस्त हैं या नहीं, इस पर मैं कुछ इन्फॉर्मेशन की बुनियाद पर और कुछ शवाहिद की बुनियाद पर कुछ तज्जिया आपके सामने रख देता हूँ। मेरा तज्जिया किसी की ख्वाहिश के मुताबिक नहीं होगा, खालिसतन अपनी मालूमात और अपना जो मेरा मुशाहिदा है उसकी बुनियाद पर होगा। और मैं जो बातें कर रहा हूँ उससे आपको डिसएग्रीमेंट भी हो सकता है, आप अग्री भी कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है किसी के पास भी हतमी बात नहीं है और वक्त बताएगा कि कौन दुरुस्त कह रहा है और कौन गलत कह रहा है। तो मैं कुछ अपनी गुजारिशात आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले तो मेरे जहन में ये जो मौजू चल रहा है कि क्या शहबाज सरकार जा रही है या नहीं, मेरे जहन में ये दो सवाल पैदा होते हैं और उसका जवाब मैं अपने आप से ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो जवाब क्या आता है वो मैं आपके साथ बताता हूँ। सवाल क्या है? देखिए, सवाल यह है कि ये हुकूमत अनपॉपुलर है दो वजूहात की बिना पर। एक तो इनकी एक्सेप्टेबिलिटी आज तक नहीं हुई और 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात से जब ये जीत कर आए तो ये अपनी पॉपुलैरिटी का बयानिया नहीं बना सके, ये इमरान खान की करप्शन का बयानिया नहीं बना सके। शहबाज शरीफ साहब और उनकी जमात, उनकी पंजाब हुकूमत, उनकी वफाकी हुकूमत और उनकी लीडरशिप, नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, सब मिलकर भी ये इस्टेब्लिश नहीं कर सके कि ये सही इलेक्शन जीतें और ये बहुत पॉपुलर हैं और ये अवाम की खदमत कर रहे हैं, अवाम के लिए अवामी खदमत के मंसूबे ला रहे हैं। उन मंसूबों को पॉपुलैरिटी नहीं मिल सकी, अवाम में मकबूलियत नहीं मिल सकी और इनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ बेहतर नहीं हो सका। बल्कि इनके जो चेहरे हैं वो चूँकि उनके ऊपर बहुत से करप्शन के दाग लगे हुए हैं, इनके चेहरों पर बहुत से ग्रे निशानात हैं, तो इस वजह से वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी एक लायबिलिटी बने हुए हैं। यही वजह होगी ना शहबाज शरीफ साहब को भेजने की। और दूसरी वजह ये होगी कि इन्होंने इकॉनमी का बेड़ा गर्क कर दिया है और ये जो कहते थे कि हम बहुत ही तजर्बाकार टीम है और इमरान खान ने देखो मुल्क में महंगाई का तूफ़ान बर्पा किया था, मुल्क को डिफ़ॉल्ट कर दिया था और हम चूँकि बहुत तजर्बाकार हैं, हम मुल्क को इन बहरानों से निकालेंगे। तो हुआ यह है कि ये हुकूमत पाकिस्तान को बहरानों से नहीं निकाल सकी, बल्कि इनके होते हुए लोग कोई इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तैयार नहीं हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी गैर मुल्की कंपनियाँ कोई भी पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लेकर नहीं आई, उल्टा बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट लेकर चले गए और पिछले एक साल में पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट आई है वो सिर्फ $31 मिलियन है, यानी $3 करोड़। तो $3 करोड़ की लोएस्ट इन्वेस्टमेंट के साथ ये हुकूमत जो है वो इकॉनमी को नहीं चला सकती। तो अब और जाली आदाद-ओ-शुमार फिर दे के जी 2% जो है वो हमने प्राइमरी सरप्लस दे दिया है, वो 2% प्राइमरी सरप्लस शो कर रहे हैं। वो जो सूबों से कुछ शेयर लिया है 1000 अरब रुपए का, वो भी अभी आएगा तो पता चलेगा। वो 1000 अरब रुपए का जो एक रिलीफ लिया है उसको ये 2% प्राइमरी सरप्लस बना के पेश कर रहे हैं। तो बहरहाल आदाद-ओ-शुमार का गोरख धंधा। तो अगर शहबाज शरीफ साहब को हटाना है तो ये दो बुनियादी वजूहात होंगी कि एक तो वो बहुत अनपॉपुलर हैं और वो अपनी मकबूलियत में इजाफा नहीं कर सके और इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर और इदारों के ऊपर और पाकिस्तान की मुक्तदरा के ऊपर वो अभी भी एक लायबिलिटी बने हुए हैं पॉपुलैरिटी के एतबार से। आप सोचिए ना कि कितनी बड़ी बड़ी कामयाबियाँ फ़ौज ने हासिल की हैं पिछले 1-2 साल में। जो इंडिया वाला महाज है और जो अभी अमेरिका और ईरान वाले मामले में कितनी बड़ी कामयाबियाँ पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को, फ़ौज को मिली हैं, सिपा सलार को मिली हैं, फील्ड मार्शल को मिली हैं। अगर यही कोई पॉपुलर वज़ीर आज़म होता जिसकी आवाम में मकबूलियत होती, तो आप सोचिए कि इस वक्त कितनी जो है वो और भी ज़्यादा सेलिब्रेशंस पाकिस्तान में हो रही होती। तो और ये जो कामयाबियां हैं इसको और ज़्यादा मनाया जा रहा होता, सेलिब्रेट किया जा रहा होता और ज़्यादा नारे लग रहे होते। लेकिन चूंकि इस हुकूमत से लोगों को चिढ़ यह है कि ये 8 फरवरी 2024 को फॉर्म 47 पर आए थे और आने के बाद इन्होंने आवाम के लिए कोई फ़ैसले नहीं किए, पेट्रोल को महंगा किया, इकॉनमी को तबाह किया
और अपनी करप्शन लूट मार में ध्यान दिया, एक एक करके इदारे तबाह कर दिए, हेल्थ का निज़ाम तबाह कर दिया, एजुकेशन का निज़ाम मज़ीद ख़राब कर दिया। पहले भी कोई आइडियल नहीं था, लेकिन एजुकेशन का और ही बेड़ा गर्क हुआ। और हेल्थ का सिस्टम जो कि बहुत अच्छा हो गया था इमरान खान के ज़माने में, उसका तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर दिया। तो ये सारी चीज़ें जो लायबिलिटी बन गई हैं, और ऑप्टिक्स के लिए कुछ इन्होंने चीज़ें, जी ये सुथरा पंजाब है तो ये फ़लाँ है, और ये वो जो पुराने इनके प्रोग्राम थे। तो मेरा पॉइंट ये है कि शहबाज सरकार को अगर घर भेजा जाना है तो इन दो बुनियादी जो ये दो वजूहात बनती हैं जिसकी वजह से भेजा जाना है। ठीक है, अब शहबाज सरकार को आपने घर भेज दिया, अब भेजने वालों के पास ऑप्शन क्या है? वो इनको भेजकर जिसको भी लाएंगे वो ये दोनों मसले हल नहीं कर सकता। वो जिसको भी लाएंगे अदर दैन एक शफाफ इंतखाबात के, यानी शफाफ इंतखाबात के नतीजे में अगर अवामी हुकूमत बनती है, उसके अलावा कोई भी फार्मूला इनको हटा कर लाया जाता है। मिसाल के तौर पर शहबाज शरीफ को हटा के मोहसिन नकवी साहब को लाया जाता है, तो मोहसिन नकवी के पास ऐसा कौन सा फार्मूला है कि वो इकॉनमी ठीक कर देंगे, और ऐसा कौन सा फार्मूला है कि जो पाकिस्तान में परसेप्शन बिल्कुल बदल देंगे और जो मकबूलियत है उसमें इजाफा हो जाएगा? तो उनके पास भी कोई फार्मूला नहीं है। इनको हटा के आप किसी ABCXYZ किसी को लगा दें, किसी अनवारुल हक काकड़ फार्मूले पर चले जाएं, किसी और को आप लाकर लगा दें, कुछ भी कर दें, ये दोनों मसले वो शख्स एड्रेस नहीं कर सकता। तो जब नहीं कर सकता तो ये बात तो हटाने वालों को भी मालूम है। तो जब हटाने वालों को ये बात मालूम है तो फिर वो क्यों हटाएंगे? जब उन्हें पता है कि शहबाज शरीफ को हटाकर कोई आर्जी अरेंजमेंट अगर किया जाएगा तो मसले ये दोनों फिर भी बरकरार रहेंगे, तो फिर क्यों हटाया जाएगा? अच्छा, अब ये मेरा एक पॉइंट है, लेकिन आप कह सकते हैं कि हाँ फिर भी इनको हटा के किसी और को ट्राई तो किया जा सकता है, ताकि ये बताया जा सके कि देखो तुम्हें जिससे चिढ़ थी या आवाम को जिनसे मसला था उनको हटा दिया गया। लेकिन मसला यह है कि फिर शफाफ चेहरा कोई आए ना, कोई ऐसा चेहरा जो आवाम में मकबूलियत रखता हो, या आवाम जिसको कबूल कर लें। आवाम किसको कबूल करेंगे? आवाम उसको कबूल करेंगे जिसको वोट देंगे। शफाफ इंतखाबात, साफ़ सुथरे इंतखाबात, उसके नतीजे में, और हर पार्टी के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड, उसके नतीजे में जो हुकूमत बनाए वो हुकूमत करे, आवाम उसके साथ खड़े होंगे, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ इन्वेस्टमेंट करेंगे, पाकिस्तान में सरमायाकारी आएगी, एक माहौल जो है वो गैर यकीनी का वो माहौल ख़त्म होगा, और गैर यकीनी के इस माहौल के ख़ात्मे के बाद चीज़ें जो हैं वो बेहतर हो सकती हैं। लेकिन फ़िलहाल मुझे इसका कोई इम्कान दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये हुकूमत जो कि फॉर्म 47 पर आई थी, जिसको उसूली तौर पर ट्राइब्यूनल्स के ज़रिए घर भेज देना चाहिए था, ट्राइब्यूनल्स के फैसले आ जाने चाहिए थे, उसूली तौर पर तो ये होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में चूँकि इंसाफ का निज़ाम राइज नहीं है उस तरह से, तो इसलिए फिर इनको घर भेजने का मुझे कोई रास्ता या वजह फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रही। कौमी हुकूमत, हाँ अलबत्ता एक ऑप्शन हो सकता है, कौमी हुकूमत जो है वो बनाई जा सकती है, लेकिन मैं पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि कौमी हुकूमत भी पाकिस्तान के मसाइल को एड्रेस नहीं कर सकती या हल नहीं कर सकती। एक अवामी मकबूलियत रखने वाली हुकूमत ही मसाइल को हल कर सकती है, जो अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आई हो। तो ये जो पुराने तरीके हैं उनके मुताबिक अगर आप अब ये जो कौमी हुकूमत वाला फार्मूला है उसमें चलें, एक तो होगा, लोग कहेंगे ठीक है इनसे तो जान छूटी जिनको हमने लाए ही नहीं थे। लेकिन कौमी हुकूमत के आने से फिर एक फ़ायदा ये होगा कि लोग अब मुस्तकिल इंतखाबात का या अगले इंतखाबात का मुतालबा शुरू कर देंगे और कहेंगे कि इस कौमी हुकूमत का वक्त जो है वो कम से कम रखा जाए। तो आधा मसला हल हो जाएगा लोगों का, और आधा मसला जो है वो हल होना बाकी रह जाएगा। तो ये एक कौमी हुकूमत वाला फार्मूला एक फार्मूला हो सकता है, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक अभी ये भी मौजूद बहस नहीं है। ये जो वफाकी काबीना में तब्दीलियाँ हैं, इसकी ख़बरें आ रही हैं कि इसमें कुछ वज़रा तब्दील हो रहे हैं, ख़ास तौर पर वज़ीर ख़जाना की तब्दीली की ख़बरें हैं, वज़ीर दाखिला की तब्दीली की ख़बरें हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो बन जाएंगे। ये तारिक अज़ीज़ साहब ने कल ख़बर दी थी 92 पे चली भी कि मोहसिन नकवी साहब वज़ीर ख़ारिजा बन जाएंगे और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार साहब जो हैं वो वज़ीर ख़जाना आ जाएंगे। अब इसहाक़ डार साहब का वज़ीर ख़जाना आने का मतलब तो फिर ये है कि वो बात जो 2024 में इस्टेब्लिशमेंट ने कही थी कि इनको वज़ीर ख़जाना ना लगाया जाए, इसका मतलब तो है कि नून लीग जीत गई और मुक़्तदरा अपने बयानिए से अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गई। इसका तो मतलब ये होगा फिर, और इसका एक और मतलब ये होगा कि वो जो IMF को तहफ़्फ़ुज़ात थे इसहाक़ डार से, वो तहफ़्फ़ुज़ात भी क्या ख़त्म हो गए हैं। तो अगर इसहाक़ डार साहब के लाए जाने की तारिक अज़ीज़ की ख़बर दुरुस्त है तो फिर उससे ये सवालात पैदा होते हैं। और दूसरा ये है कि इसहाक़ डार साहब के पास कौन सी गिद्दड़ सिंगी है कि जिससे वो चीज़ें ठीक कर लेंगे
और आज तक उन्होंने कौन सी चीज़ें ठीक की हैं। तो मसाइल बड़े गंभीर हैं। मुझे फ़ौरी तौर पर ये हुकूमत के जाने की जो ख़बरें हैं, इसमें मुझे मतलब मैं चाहता तो ये हूँ कि इंसाफ के मुताबिक 8 फरवरी 2024 के मुताबिक इलेक्शन हों और नज़र आएँ। देखें, पॉपुलर बात ये होगी अगर मैं ये कहूँ कि भाई ये हुकूमत तो गई, और मैं ये कहता चला जाऊँ कि ये हुकूमत तो आज गई और ये हुकूमत तो ये बस आखिरी चंद दिन ले रही है। आपको ये बात अच्छी भी लगेगी, आपको पसंद भी आएगी, आप मुझे और शौक़ से सुनेंगे। आप कहेंगे हाँ यार ये बात बिल्कुल ये हुई ना बात, ये हुकूमत तो बस गई, और मैं इसके लिए दलाइल घड़ सकता हूँ इस हुकूमत के जाने के लिए। लेकिन मेरे पास जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि फ़ौरी तौर पर इस हुकूमत को फ़ौरी तौर पर आज की तारीख़ तक तो कोई ख़दशा मुझे दिखाई नहीं देता। और अगर ये हुकूमत इसी तरह चलती रहती है तो फिर पाकिस्तान के जो मसाइल हैं वो भी अपनी जगह पर बरकरार ही रहने के ख़दशात हैं। ये नहीं है कि ये हुकूमत बड़ा कुछ शानदार कारनामा सर अंजाम दे रही है जिसकी वजह से ये रहेगी। ये इसलिए शहबाज सरकार से अच्छा कौन सा ताबेदार, कौन सा वज़ीर आज़म मिलेगा? शहबाज सरकार से ज़्यादा ताबेदार कौन सा वज़ीर आज़म मिलेगा? कोई भी वज़ीर आज़म आता है वो बाद में आंखें दिखाना शुरू कर देता है, चाहे वो जुनेजो हों, मोहम्मद ख़ान जुनेजो हों या मीर ज़फ़रुल्लाह जमाली हों। नवाज़ शरीफ साहब ने तो खैर बहुत ही पंगे लिए आते ही हर दफ़ा। तो शहबाज साहब वो वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान की तारीख़ के पहले वज़ीर आज़म, इनसे ज़्यादा ताबेदार वज़ीर आज़म कोई नहीं है। तो फिर क्यों इनको हटा के अपने पैरों पे कोई कुल्हाड़ी मारेगा, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन बहरहाल जब तक दूसरी हकीकत ये भी है कि जब तक ये सरकार है तब तक पाकिस्तान के हालात में बेहतरी के भी कोई इम्कानात नहीं है। तो ये अपनी जगह पर एक हकीकत है और वो अपनी जगह पर एक मौजूदा हालात में एक चीज़ जो दिखाई दे रही है वो है। मरियम औरंगज़ेब साहब का बहुत जिक्र हो रहा है आजकल कि मरियम औरंगज़ेब जो हैं वो उन पर करप्शन के उनके ऊपर करप्शन के बहुत इल्ज़ामात लग रहे हैं, और फैसल वाडा साहब ने उनका नाम लिए बगैर उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाए उनका, और एक से ज़ायद मरतबा, एक मरतबा हामिद मीर के प्रोग्राम में, फिर खावर गुमन वगैरह के प्रोग्राम में। फिर उन्होंने कहा कि क्या आपको नहीं पता कि किस वज़ीर आला की नाक के नीचे एक औरत डाका डाल रही है? किस वज़ीर आला की नाक के नीचे एक औरत डाका डाल रही है? तो वो बार बार ये बात कर रहे हैं, दोहरा के कर रहे हैं जो फैसल वाडा हैं। फिर हमारे एक दोस्त सहाफ़ी हैं शाहिद मेतला साहब, उन्होंने भी ये कहा, उन्होंने कहा कि फ़रा गोगी तो बेचारी, उन्होंने तो डायरेक्ट नाम लेकर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा फ़रा गोगी तो बेचारी बदनाम हो गई। मरियम औरंगज़ेब 100 फ़रा गोगियों पर भारी हैं। 500 सफ़ात के 2 स्कैंडल्स तो मेरे पास 2-3 महीनों से पड़े हैं। अब ये बहुत बड़ा दावा है कि 500 सफ़ात के स्कैंडल्स वो कहते हैं मेरे पास पड़े हुए हैं। इतने तो पंजाब में शहर नहीं है जितनी बसें ले ली गई हैं और ली जा रही हैं। पिछले दिनों साबिक वफाकी वज़ीर जो आजकल मरियम नवाज़ के साथ काम कर रहे हैं मिले, कहते मरियम औरंगज़ेब वालदा को भी लाहौर ले गई हैं ताकि माली मामलात में मज़ीद तेज़ी आ सके। यानी मिलकर जो है वो माल लूटा और समेटा जा रहा है। ये शायद मेतला साहब का इल्ज़ाम है। तो अब जो फैसल वाडा साहब ने एक और बात भी की, उन्होंने कहा एक सूबे की वज़ीर आला मुल्क की वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं मगर उनकी करप्शन की फ़ाइलें इदारों तक पहुँच चुकी हैं। यानी वो कहते हैं कि जी जो वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनना चाहती हैं उनकी करप्शन की फ़ाइलें इदारों तक पहुँच चुकी हैं। अब वो ये भी बता रहे हैं। तो ये दावे जो सारे किए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत की करप्शन के हवाले से, ये बहुत होशरुबा हैं। और इससे जो मैं पहले बात कर रहा था कि पहले ही ये हुकूमत बड़ी अनपॉपुलर है, ये अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। ये आज तक अवाम के अंदर अपनी जड़ें नहीं बना सकी। यानी 8 फरवरी 2024 से ही आए हैं, अवाम में मकबूलियत हासिल नहीं कर सके। आलमी महाज में अगरचे उनको कुछ कामयाबी में मिली हैं, फिर भी उनको वो जो है पजीराई नहीं हासिल हुई अवाम में। तो ऊपर से फिर ये करप्शन की बातें होंगी और करप्शन के मामलात होंगे, तो फिर ये किस तरह से कहानी चलेगी आगे। यानी जैसे 2 साल से चल रही है ऐसे तो आप 2 साल और चला सकते हैं, लेकिन मुल्क को इसका क्या फ़ायदा होगा, ये एक सवाल है। अच्छा, क्या एक और सवाल, एक और मामला जो है वो पेट्रोल के हवाले से है। आलमी मंडी में पेट्रोल जब जंग शुरू हुई 28 फरवरी को, तो उस वक्त आलमी मंडी में $73 फ़ी बैरल था और पाकिस्तान में 250-252 रुपये था। फिर 126 पर कीमतें चली गई और पाकिस्तान में 400 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल हो गया। अब कम होते होते कीमतें फिर आ गई हैं दोबारा $76 फ़ी बैरल पे। ये कल की खबर थी, $76 फ़ी बैरल, आज मैंने चेक नहीं की। अब $76 फ़ी बैरल पर आ गई हैं, तो 73 और 76 में $2 का फ़र्क है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में पेट्रोल की कीमतें फ़ौरी तौर पर 250 और पौने 300 के दरमियान आ जानी चाहिए। और ये जो इस वक्त पौने 400 रुपये के लीटर पेट्रोल मिल रहा है, इसको कम होकर पौने 300 रुपये पर तो कम से कम आ जाना चाहिए। क्या वाकई पाकिस्तान में 100 रुपये से ज़्यादा कीमतें कम होने जा रही हैं, जो कि होनी चाहिए? ये कल पता चल जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में
कल भारी कमी होनी चाहिए उसूली तौर पर। लेकिन हम पहले ये देखते आए हैं कि गवर्नमेंट बढ़ाती है तो 50-50, 60-60 रुपये बढ़ा देती है, लेकिन कम करते हुए गवर्नमेंट को मशवरे दिए जाते हैं कि जी आप ये फ़ायदा आवाम को मुंतकिल ना करें, बल्कि गवर्नमेंट के जो अपने मसाइल हैं उसके लिए रोक लें, बचा लें। तो ये चालाकी अगर की गई तो ज़ाहिर है फिर लोग इससे और बुरा मानेंगे, नाराज़ होंगे, और ये गैर मकबूल हुकूमत मज़ीद गैर मकबूल हो जाएगी। तो इसलिए आलमी मंडी में जितनी कमी हुई है वो सारी की सारी कमी पास ऑन करनी चाहिए और अली परवेज़ मलिक को और दीगर वज़रा को अपना वादा पूरा करना चाहिए। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत हुई है इमरान खान साहब के केस के हवाले से। 190 मिलियन पाउंड केस का केस है, जिसमें सलमान सफदर ने दरख्वास्त डाली हुई थी कि इमरान खान की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त को सुना जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस पर फैसला ये दिया था कि हम उनकी मेन अपील, मरकज़ी अपील सुनेंगे, इसलिए हम सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त नहीं सुनेंगे। अब जाहिर है कि इस फैसले के ख़िलाफ़, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला था, इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर करना चाहते हैं सलमान सफदर साहब, और पिछले 1 महीने से लगे हुए हैं। मगर सलमान सफदर साहब की जो वकालतनामे हैं नई दरख्वास्त के लिए जो सुप्रीम कोर्ट जानना चाहते हैं, वो वकालतनामे दस्तखत करा के नहीं दे रहे हैं। साफ़ इंटेंशन पता चलती है कि जेल हुकाम चाहते हैं कि अगर वकालतनामे साइन हो गए तो ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो जेल हुकाम चाहते हैं या हुकूमत चाहती है या जो भी है, ये जो इस सारे मैथमेटिक्स के पीछे इंजीनियर है, वो ये चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या सलमान सफदर साहब इमरान खान का केस लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ अपील के में ना जाएं, तो इसलिए वो वकालतनामे साइन नहीं हो रहे। तो आज जब समाअत थी तो बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा कि जी, उनसे कहा कि आप दलाइल दें। सलमान सफदर ने कहा मैं कैसे दलाइल दूँ, आपने हुक्म दिया था कि मेरे क्लाइंट से मुलाकात कराई जाए, लेकिन मेरी इमरान खान से तो मुलाकात करा दी गई, लेकिन बुशरा बीबी से मुलाकात नहीं कराई गई। तो अब मैं चूँकि उनका भी वकील हूँ और ये इकट्ठा केस चल रहा है, तो मैं बुशरा बीबी की से मुलाकात किए बगैर कैसे दलाइल दे सकता हूँ, मेरा हक़ है कि मेरे क्लाइंट से मेरी मुलाकात कराई जाए। तो उस पर अब चीफ जस्टिस साहब के पास कोई जवाब नहीं है। दूसरा, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑर्डर के हवाले से उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाना चाहते हैं, मगर हमें वकालतनामे दस्तखत करा के नहीं दिए जा रहे। तो सरकारी वकील से पूछा गया कि भाई क्यों वकालतनामे दस्तखत नहीं हो रहे और क्यों ये सारे मसले हैं, तो उन्होंने आगे से कह दिया जी एडवोकेट जनरल साहब नहीं आए, वो ही बता सकते हैं। अब एडवोकेट जनरल मौजूद नहीं थे, और क्यों मौजूद नहीं थे, उनके पास 100 मसाइल होंगे कि जी वो बीमार हैं, उन्होंने कहीं जाना था, वगैरह वगैरह। बहरहाल चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हमारे हुक्म के बावजूद वकालतनामे साइन नहीं हुए तो ये अफसोसनाक है। तो अब उन्होंने अफसोस का इजहार तो कर दिया, लेकिन हालांकि अफसोस का इजहार करने के बजाय उन्हें डायरेक्शन देनी चाहिए थी, उन्हें सरजनिश करनी चाहिए थी, उन्हें बुलाकर ऑर्डर करना चाहिए था, उन्हें कहना चाहिए था आधे घंटे के अंदर एडवोकेट जनरल साहब पहुँचे और मुझे आकर बताएं क्यों वकालतनामे साइन नहीं हो रहे, मेरा ऑर्डर था, मेरे ऑर्डर पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। लेकिन उन्होंने माजरत खाना सा रवैया इख्तियार करके कह दिया जी ये मुझे बड़ा अफसोस है कि वकालतनामे साइन नहीं हो रहे। अब अगर मुल्क के एक अदालत के चीफ जस्टिस जो हैं उन्होंने भी सिर्फ अफसोस का इजहार करना है, तो फिर उनके पास जो ताकत मौजूद है उसको उन्होंने कहाँ लेकर जाना है। फिर उन्होंने ऑर्डर क्या दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि अगले 24 घंटे के अंदर अंदर जो वकालतनामे साइन होने चाहिए, उन्होंने कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर वकालतनामे साइन होने चाहिए। अब बैरिस्टर सलमान सफदर कह रहे हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि फिर ये सब चाहते हैं कि हम अपील लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास ना जाएं और अपील करने का जो 30 डेज़ का वक्त होता है वो गुजर जाए, 30 डेज़ का टाइम गुजर जाए, और फिर आप कहेंगे जी अब तो अपील ही दायर नहीं हो सकती, तो आप वकालतनामे साइन नहीं कर रहे, और डिले की ये वजह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सरफराज जोकर साहब ने भी 7 दिन का टाइम दे दिया वकालतनामे साइन कराने के लिए, हालांकि ये आधे घंटे का काम। उनके कहना चाहिए था ये अभी आ रहे हैं अडयाला जेल, यहाँ से निकल के और अडयाला जेल आ रहे हैं और आप इनके साइन करा के दें, तो होना तो ये चाहिए था। लेकिन चीफ जस्टिस साहब ने भी जाली एक्स डाल के और वो चीफ जस्टिस साहब ने भी वो सरजनिशें करके और फिर 7 दिन का टाइम दे दिया। तो ये हालात हैं जी हमारे मुल्क की अदालतों के, और ये इमरान खान साहब के लिए हो रहा है। आखिरी बात यह है कि ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं उन्होंने बड़ा अपने ज़मीर से बोझ उतारने के लिए कहा कि जी मेरे ज़मीर पर बोझ है, मैं सच बोल के अपना बोझ उतारना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि कौमी असम्बली में वो तकरीर कर रहे थे, उन्होंने कहा कि असद कैसर के घर पे ISI अफसरान की मौजूदगी में बिल्स की नोक पलक हम दुरुस्त किया करते थे। असद कैसर स्पीकर थे, उनके घर बैठ के और ISI के अफसरान भी मौजूद होते थे और बिल्स की नोक पलक ठीक किया करते थे। तो उन्होंने कहा कि ये नहीं, उनका कहने का मतलब था कि ISI जो है वो कानून साजियाँ कराती थी, और ये असद कैसर के जब वो स्पीकर थे उनके घर बैठ के ये सारी चीज़ें हुआ करती थी। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सच बोलकर अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना चाहता हूँ। तो ये जो उन्होंने कहा कि माजी में बाज़ कानून साजियों के मामलों पर मुलाकातें होती थी जिनमें ISI के अफसरान मौजूद होते थे। अब ख्वाजा आसिफ के इस सवाल के, इस एतराज़ के जवाब में या इस इंकिशाफ के जवाब में असद कैसर साहब ने कहा
कि भाई उन्होंने एक तो वजाहत ये दी कि मेरे घर पे जो नोक पलक दुरुस्त होती थी वो फैटफ से मुतल्लिक़ कानून साजियाँ थे और उसमें ISI के अफसरान मौजूद होते थे। तो इट मेक सेंस कि आप जब फैटफ FATF से मुतल्लिक़ कानून साजी कर रहे होंगे तो उसमें ज़ाहिर है सरकारी इदारे ही अपनी इनपुट दे रहे होंगे और उसकी बैक एंड पे भी चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये पाकिस्तान में ये समझ आने वाली बात है। तो ये तो ख्वाजा आसिफ साहब ने बदयांती की कि ये नहीं बताया कि कौन सा कानून की नोक पलक दुरुस्त होती थी। तो अगर FATF की होती थी तो फिर तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना है तो असद कैसर साहब ने मशवरा दिया है कि ख्वाजा साहब अगर आपने अपने ज़मीर का बोझ हल्का करना है तो आप अपनी चोरी की गई जो MNA की सीट है ना वो वापस करें। यानी वो आपके ज़मीर पे बोझ नहीं है कि आप रेहाना डार के 60,000 वोट लेके बैठे हुए हैं, 60,000 वोटों पे डाका डाल के आप रेहाना से डार की आप वज़ीर बन गए हैं। क्या ये आपके ज़मीर पे बोझ नहीं है? आपके ज़मीर पे बोझ वो तो है, तो ये ज़मीर का बोझ भी तो होता है ना। ये कभी आपको तंग नहीं करता ज़मीर का बोझ कि आप किसी की सीट पे बैठे हुए हैं। तो बिल्कुल सही असद कैसर साहब ने कहा कि भाई आप इतने अच्छे हैं तो पहले किसी की सीट वापस करें ना, अपने ज़मीर को हल्का करें कि हाँ यार मैंने ये चोरी की थी और मैं चोरी वापस कर रहा हूँ। तो ये करेंगे तो आपका बोझ मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक हल्का हो जाएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।